नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बुधनी विजयपुर उपचुनाव। किसका चलेगा दांव? दांव तो जनता का ही चलता है साहब। लेकिन इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ आगे बढ़ें, पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर हम डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश में बुधवार को बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। विजयपुर में तनाव के बीच उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोट डालने के बाद दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया था। शाम होते होते रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा को रिलीज कर दिया गया। वहीं तनाव के बीच हुए मतदान में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी के प्रमुख मोर्चा संभालते दिखाई दिए। वीडी शर्मा और जीतू पटवारी विजयपुर की सीमा में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने डटे रहे। कांग्रेस की गुंडागर्दी का जवाब एक एक बूथ पर कार्यकर्ता दे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता का आशीर्वाद है। विकास और गरीब कल्याण पर चुनाव हो रहा है, जनता इस पर आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस हार के कारण इस प्रकार की टैक्टिक्स, इस प्रकार के प्रयास जो कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और मैं सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं शिवपुर की बॉर्डर पे हूं और आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार की कोई भी भावना ऐसी, आप मतदान ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में हो। हम जीतेंगे 50,000 वोट से। बुधनी में थोड़े बहुत बवाल के बीच मतदान खत्म हो गया। शाहगंज में मतदान के दौरान हिंसा हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुधनी उपचुनाव में वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। पटेल ने कहा कि ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार है और जनता चुनाव जीतेगी। राजकुमार पटेल ने यह भी कहा कि मतदाताओं का उत्साह बता रहा है कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता शिवराज सिंह चौहान के किए कामों पर फिर मोहर लगाएगी। 2006 के बाद जितने भी चुनाव यहाँ पर हो रहे थे वो कांग्रेस वर्सेस मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगे जाते थे। एक तरफ हमारा उम्मीदवार होता था कि भैया इसको विधायक बनना है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होता है कि साहब बने बनाए मुख्यमंत्री को वोट देना है। तो बहुत बड़ा अंतर एक उसमें पड़ जाता था। जो मुख्यमंत्री है उससे ज़्यादा आशा लगाते थे बनस्पत कोई नया उम्मीदवार के चयन में। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर एक अच्छे मतों की संख्या के साथ हमेशा खड़ी रही। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो निश्चित रूप से ये पहला चुनाव है जिसमें कि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड के ऊपर चुनाव हो रहा है। माननीय शिवराज जी ने लगातार बुधनी का विकास किया है। ये मध्य प्रदेश में बुधनी का विकास का मॉडल है। तो पूरे मध्य प्रदेश में विकास के काम हुए हैं और बुधनी में काम हुए हैं। निश्चय ही हम भारी बहुमत से विजयी होंगे। उपचुनाव की रेस खत्म हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जो 23 नवंबर को पता चलेगा। खत्म हो चुका है बुधनी विजयपुर उपचुनाव। अब सवाल ये है कि किसका चलेगा दांव। एक बार फिर नमस्कार। तो आपने देखा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस समाज ने एक ही पैरामीटर तय किया है, जीतो। बच्चा है तो वो कंपटीशन में जीते, आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ बॉस की कुर्सी तक पहुँचे, जीतो। क्रिकेट की टीम मैदान में उतरे तो वो भी यही कहेगी जीतो। फुटबॉल टीम है, जीतो। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग नहीं जीत पाते वो कहाँ जाएंगे? आखिर सब जीतने लगे और जीतने के लिए मैदान में उतरे तो जो हार रहे हैं वो तो उदासीन और अवसाद की तरफ चले जाएंगे, निराश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जीत हार से परे भी देखना चाहिए। जब भी चुनाव आता है तो हर राजनीतिक दल जब दावा करता है कि वो जीत रहा है, तो ऐसा लगता है कि हारने वालों के लिए कोई हारना महत्वपूर्ण नहीं है। हारना दरअसल एक रास्ता ढूंढना है। वैज्ञानिक किसी ने मुझसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि द जॉय ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग, यानी गलत साबित होने का जो सुख है या हारने का जो सुख है वो अद्भुत है, क्योंकि आप और रास्ते ढूंढ पाते हो। बहरहाल ये तो दार्शनिक व्याख्या हो गई, लेकिन जीत और हार जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। इन पे भविष्य नहीं टिका है। टिका इस पर है कि हारने के बाद आप जीत कर आए, और वो जीतने के लिए फौलादी एक भाव चाहिए और एक स्ट्रेंथ चाहिए। बंसल न्यूज़ के सवाल क्या है? बुधनी विजयपुर के उपचुनाव प्रदेश की सियासी दिशा तय करेंगे। क्या उपचुनाव के नतीजे पीसीसी चीफ के लिए लिटमस टेस्ट हैं? क्या उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे उपचुनाव?
तो चलिए, ये 3 सवाल हैं। अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। 2 मेहमान जो हमारे हैं स्टूडियो में, शैलेंद्र पटेल जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत उनका, और मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, बंसल न्यूज़। दोनों इस समय वायरल फीवर से परेशान हैं, सर्दी जुकाम से परेशान हैं, और ये पत्रकारिता और राजनीति के उस चेहरे की तरफ भी इशारा करते हैं जिसको आमतौर पर लोग कम देखते हैं। विधायक जी की लाल बत्ती की गाड़ी अब तो लाल बत्ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, और पत्रकार की गाड़ी में लिखा प्रेस बड़ी गलतफहमियां उत्पन्न करता है। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मालवी टोपी आजकल उनकी पहचान हो गई है, प्रणाम है, उनका स्वागत है। उमेश पाराशर हमारे साथी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं विजयपुर से। उमेश, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर हम चलेंगे अपने बाकी मेहमानों की तरफ भी। काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा नारेबाजी, टकराव, दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को बॉर्डर्स पर रोक देना। उन्होंने भी, दोनों को ही धन्यवाद कि उन्होंने बड़े संयम से काम लिया, कोई भड़काने की या उकसाने की कार्रवाई नहीं की। कैसे देखते हैं आप विजयपुर के हाई प्रोफाइल चुनाव को? और अब चुनाव हो गया तो क्या अभी कांटे का ही मुकाबला है? कोई नहीं कह सकता नतीजा आने तक कि परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर ही जो विजयपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ है वो घमासान के बीच उपचुनाव हुआ है संपन्न, और इसमें सबसे खास बात निकलकर ये आई है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है और तकरीबन 74% से ज्यादा मतदान जो है महिलाओं ने किया। सुबह हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे थे तो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मतदान स्थल पर लगी थी और उन्होंने सब काम छोड़कर पहले मतदान किया। ये तो हुई मतदान प्रतिशत की बात कि जिस तरह से लगातार जो मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है तो वो इसके परिणाम है। लेकिन देखिए घमासान के बीच में दोनों ही बड़े नेताओं जो प्रत्याशी है उनकी तो साख दाव पर लगी है, लेकिन इसके साथ बड़े नेता हैं उनकी भी साख दाव पर विजयपुर में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से हमने चुनाव के दौरान देखे, लगातार सीएम ने ये जो पूरी कमान संभाली थी तो जीतू पटवारी ने उधर कांग्रेस की कमान संभाली थी, लेकिन आज थोड़ी सी छुटपुट घटनाएं हुई। परिणाम के बाद विजयपुर के लिए प्रदेश किधर जा सकती है कहानी? टक्कर है या आप जिस तरह कह रहे हैं बीजेपी ने मोटिवेट किया महिलाओं की भीड़, तो दूसरी कहानी कह रही है फिर? देखिए निश्चित तौर पर ही शरद जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने परिणामों की बात की तो निश्चित तौर पर ही झुकाव कहीं ना कहीं जो पार्टी विकास के नाम पर जो लोग के साथ जा रही है तो निश्चित तौर पर झुकाव उसी पार्टी की तरफ है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ कांटे का मुकाबला यहाँ देखा गया था विजयपुर में, और जो बढ़त की ओर निश्चित तौर पर ही जिस तरह से महिलाओं ने जो वोटिंग प्रतिशत किया है तो बीजेपी के फेवर में निश्चित तौर पर अब हम बोल सकते हैं कि विकास के नाम पर जो वोट किया है तो निश्चित तौर पर ये प्रतिशत है, उसी का एक नतीजा है। लेकिन अब मतदाताओं ने अपना जो मत है वो अधिकार कर दिया है और अब 23 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाताओं ने किसको आशीर्वाद अपना दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा आपको, दिन भर के थके हैं, अब थोड़ा विश्राम कीजिए। और मैं मनोज सैनी जी की तरफ चलूंगा जो बुधनी से लौटे हैं थोड़ी देर पहले, और पूरे दिन उन्होंने इस स्थिति में भी वहाँ पसीना बहाया है। मनोज, जरा समझाइए बुधनी का भी गणित और ओवरऑल आपकी एक टिप्पणी, क्योंकि इसके पहले आपने काफ़ी नज़दीक से विजयपुर को भी देखा है। तो बुधनी में जो बॉडी लैंग्वेज थी, अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो दोनों पार्टियों की बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी अंतर था एज़ कम्पेयर टू विजयपुर। कैसे देखते हैं आप बुधनी को? जी देखिए, आप कह रहे थे हार में ना जीत में किंचित नहीं मैं भीत में, लेकिन मुझे लगा दोनों ही दल भयभीत तो नजर आए। पर जहां तक रिजल्ट की बात है, परिणाम की बात है, तो अब हम लगातार फील्ड पर रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी एज लेते बुधनी में दिखाई देगी। वो जो जीत का अंतर 1,05,000 तब वो भले ना हो, लेकिन बहुत अच्छा अंतर होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर में उसको कर पाने में सफल रही। विजयपुर भी मैंने बड़े नजदीक से देखा, तो जो मेरे पास खबरें आ रही है कि बीजेपी ने अंतिम दौर में वहां भी कुछ कमाल कर दिया है। अब कमाल कई तरह के होते हैं शरद जी, चुनाव होता है इलेक्शन में, लेकिन मैनेजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पर बहुत अच्छी बात यह है कि इस चुनाव को दोनों ही दलों ने बेहतर तरीके से लड़ा जिसकी जरूरत होती है। बुधनी में 79% पिछली बार रहा था और लगभग उतना ही प्रतिशत, अभी डीएम से मेरी बात हो रही थी, 80 के आसपास। यदि 1% भी बढ़ रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये फिर कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। दूसरी तरफ यदि विजयपुर की बात करते तो वहां का प्रतिशत भी बेहतर है, बहुत अच्छा प्रतिशत है।
तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, या ये कहा जाए कि दोनों दलों ने बहुत मेहनत की तो मतदाताओं को बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन बूथ तक कौन कितना पहुंचा है तो हमने अभी तक देखा है कि इस मामले में कहीं बीजेपी बढ़त लेती दिखाई देती है। तो मेहनत बहुत अच्छी है, पर रिजल्ट जो मुझे लगता है कि सरकार के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बाई इलेक्शंस का कैरेक्टर भी ये कहा जाता है। शैलेंद्र जी, बहुत मेहनत की इस इलेक्शन में, ये चीज़ हमने देखी, और ये भी कहा गया कि जैसा मनोज जी ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि दोनों चुनाव आपने बहुत बेहतर लड़े, और बुधनी में आपकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही तय करने में तमाम चीज़ें। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन चुनाव अच्छे से लड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ा बहुत मजबूत सब्जेक्ट है कि आपने चुनाव में पूरी ताकत झोंक। देखिए, चुनाव की तरह होना चाहिए, और मैं पहले भी कई बार आपको डिबेट में भूल चुका हूं कि अब बदलती हुई कांग्रेस है, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों में होने में। कई बार प्रश्न आते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि नहीं, हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, और चुनाव को पूरी गंभीरता से, और 6 महीने पहले से हमने तैयारी की थी। मनोज जी का अपना ओपिनियन है, फील्ड में थे, मैं भी लगातार फील्ड में था, लगभग 1 महीने से बुधनी में ही था। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भी राजकुमार पटेल साहब कह रहे थे इस चुनाव के बारे में, वो ये है कि ये पहला चुनाव है पिछले 5 चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा है। ये चुनाव एक कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा जा रहा है, और वो कैंडिडेट वो है जो पिछली बार लोकसभा के माननीय सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन गिनाने की उपलब्धि नहीं थी। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, इस चीज को लोगों से उनका, मैं नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर था। राजकुमार पटेल लगातार फील्ड में एक्टिव व्यक्ति हैं, लगातार संपर्क है, और जहां हम गए राजकुमार पटेल के लिए वो बात थी, और उसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे वो अप्रत्याशित आएंगे। आज मैं कोई चुनावी पंडित नहीं हूं, जनता जनार्दन होती, फैसला वो करेगी, उस फैसले को हम सम्मान करेंगे, लेकिन अब रिजल्ट आने चाहिए। आज मैं दावा ठोक दें कि नहीं 2-0 होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, सरकार की नाक में नकेल, वो बात नहीं है। 23 तारीख आ जाते, 10 दिन बाद है, लेकिन ये बात मैं तय के साथ कह सकता हूं, बुधनी में मैं रहा हूं कि चुनाव अप्रत्याशित आएंगे। विजयपुर में भी जो एक लोकतंत्र का एक हनन लगातार हो रहा है, और ग्वालियर चंबल ने पिछले चुनावों में भी वो शो किया है कि जो कहीं इस तरह के स्टेप लेते हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाती है। तो वो बातें हैं। अब इन दोनों चीजों के साथ अब देखते हैं 23 तारीख को रिजल्ट क्या आते हैं। चलिए जी, राजपाल जी क्या कहेंगे? आपने सारी बातें सुन ली हैं, और अब सभी हमारे मेहमानों की रिएक्शंस पर आपका रिएक्शन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी का चुनाव और विजयपुर का उपचुनाव, दोनों उपचुनाव को बड़ी संजीदगी के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लगा है। हमारा एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म है, हमारा बूथ लेवल पर जो टीम है, जिसको हम बूथ इकाई कहते हैं, पेज प्रभारी हमारे, वो पूरा सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से, लगभग 350 मतदान केंद्रों की दोनों विधानसभा थे, और सब जगह हमारी इकाई थी। मैं स्वयं भी बुधनी में लगभग 10 दिन रहकर काम करके आया हूँ, तो मैंने देखा वहां पर कि जो हमारी इकाई नीचे तक की थी वो बिल्कुल साइलेंटली अपना वर्क कर रही थी, वो हितग्राहियों के संपर्क में थी, वो लाडली बहनों के संपर्क में थी, वो वहां पर प्रचार सामग्री का वितरण कर रही थी, पोस्टर स्टिकरों का वितरण कर रही थी, घरों घरों पे झंडे लगाने का काम कर रहे थे। वह टीम हमारी पूरी सक्रियता के साथ थी। वहीं हमारी केंद्रीय टीम जो थी, चाहे फिर बड़े नेताओं की सभा हो, चाहे फिर बाहर से हमारे जो कार्यकर्ता गए थे, वो उनके प्रवास दौरे भी लगातार थे, और देखने में ये आ रहा था कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास बनाए रखा है, और वहां आम लोगों की बात थी कि सरकार के साथ चलकर हम ये बचा हुआ जो क्षेत्र के विकास के कार्य पूरा करना चाहते हैं। वास्तविक में बुधनी में तो विकास की अद्भुत व्यापकता वहां पर है। विजयपुर में भी विकास हुआ है। विजयपुर में भी जिस प्रकार से बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहां पर हमारे आदिवासी बहनों के लिए जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। इस उपचुनाव में लोग, जनता जो है वह कहीं ना कहीं सरकार के साथ चलना चाह रही थी, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रही थी, भाजपा पे विश्वास कर रही थी, मोहन यादव जी, मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर भरोसा कर रही थी। ये देखने को मिला, और लोकतंत्र पारदर्शी तरीके से मतदान हो जाए, निर्भीक होकर मतदाता आकर मतदान कर दे, उस दिशा में भी हमारी सरकार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया। देखिए, आप जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में कांग्रेस ने अपनी संभावित हार को देखकर विजयपुर में जिस प्रकार से टर्न करा, और जिस प्रकार से वहां बाहरी कांग्रेस के नेताओं ने जाकर अराजकता फैलाने का काम किया, वातावरण करने का काम किया, हमले हुए, तमाम तरह की बातें हुई, उन सब बातों के बीच में जिस प्रकार से आज मतदान केंद्र वहां पर मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण हुआ है, छूटफूट घटनाओं को छोड़ के, ये निश्चित ही अच्छा एक संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये मतदान जाएगा,
ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। इसलिए भी है कि जो मतदान केंद्र का प्रतिशत आया है, मतदान का प्रतिशत आया है, वो भी बहुत अच्छा सम्मानजनक आया है। निश्चित तौर पर प्रशासन दोनों ही, चाहे बात करें हम सीहोर की या फिर हम बात करें इधर मुरैना की, दोनों तरफ अच्छी कोशिशें रही हैं और निश्चित तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जो हम कहते हैं वो हुई है। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बड़े एतबार से ये बात कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए वो नहीं हुआ। कई तमाम शिकायतों के बाद, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो बीटता नहीं बैठती बूथ के अंदर, लेकिन बैठी हुई थी, शिकायत के बाद रोकथाम नहीं हुई। हम जिस तरह का स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हैं उसके लिए खिलाफ हैं। मेरे भाई राजपाल सिंह जी कह रहे थे वहाँ लाडली बहनों ने झंडे लगाए, वो उन्हें भी पता है, हमें कहना चाहिए। एजेंसी हायर कर रखी थी, अब भारतीय जनता पार्टी में झंडे लगाने वालों की वैल्यू और दरी उठाने वालों की बची नहीं है। मैं बड़ी मतलब उसके साथ ये बात कह रहा हूँ, संजीदगी के साथ बात कह रहा हूँ कि मैं तो उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा था कि वो ठीक है, उनका मैनेजमेंट है, वो एजेंसी से लगवाएं या किसी से लगवाएं। लेकिन खैर, जो विषय यह है कि राजनीति में राजनेता, भारतीय जनता पार्टी ने जो बुधनी में एक कैंडिडेट दिया था, उसके तमाम थे कि कैंडिडेट में जो कार्यकर्ता कहाँ गया, कार्यकर्ता गौन हो गया। चलिए मनोज, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं कि मतदाता भी अब ये मानता है कि विकास के साथ ही जाएगा वो। विकास के साथ मैं और स्पष्ट कर दूं कि सत्ताधारी दल के प्रति एक भावना, सॉफ्ट कॉर्नर उसका दिखता है। अब इसके क्या कारण है? कुछ विवादास्पद कारण भी आरोपित होते हैं कि अब सत्ताधारी दल के विधायक को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो फिर कई एक दूसरी तरफ जाएगी बात। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, ये आरोप की बात है, इस पर जनप्रतिनिधि जवाब दें और सदन उनके लिए बेहतर एक मंच है। लेकिन आप ये मुझे समझाइए कि क्या ये भावना हमने देखी नहीं छिंदवाड़ा में कि अब बहुत हो गया, अब बीजेपी के साथ चलो? अमरवाड़ा में यही भावना हमने देखी, और क्या विजयपुर, जहाँ बहुत टफ कंपटीशन माना जा रहा है, वहाँ भी यही बात सामने आ रही कि अब तो कैबिनेट मंत्री भी हो गया है हमारा व्यक्ति, अब ये तो और ज़्यादा विकास की बात करेगा। हालांकि नाराज़गी होगी लोगों में कि हमने चुना कांग्रेस का विधायक, वो चला गया बीजेपी में और अब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। जी देखिए शरद जी, मतदाता बहुत समझदार, मैं इसलिए कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि वो यदि किसी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो समझदार इस उसमें है कि वो अपने शहर का, अपने नगर का नुकसान नहीं करना चाहता है और सत्ता के साथ इसलिए जाना चाहता है कि 4 साल यदि मैं सत्ता में है कोई पार्टी, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष वो काम नहीं करा पाएगा जो सत्ता के लोग करा सकते। आज सुबह ही सबसे पहला जब मेरा बूथ था बुधनी का, तो वहाँ एक युवा मतदाता से मेरी मुलाकात हुई, तो उसका सीधा यही कहना था कि हम शिवराज जी से बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, लेकिन बॉन्डिंग के बावजूद अगली बॉन्डिंग भी जो होगी वो शिवराज जी के कारण इस क्षेत्र को मिलेगी। वो भले विधायक नहीं है पर सांसद तो है, तो हम जाना चाहेंगे उनके साथ। फिर ऐसे कई लोगों से मेरी बात हुई। विजयपुर में भी जब सहरिया आदिवासी के बीच में हम जा रहे थे या बाकी लोगों के बीच में जा रहे थे, तो उनके मन में भी यही बात थी कि यदि हम अभी नहीं जाएंगे, ये सच है कि विजयपुर का जो विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव, वहाँ जातिगत समीकरण थोड़े से अलग है। वहाँ रावत बंधुओं की लेकर एक अलग तरह की, मैं कहूँगा कि विरोधाभास देखने को मिला, लोगों के मन में विरोध के स्वर भी दिखाई दिए। पर अंततः यदि सत्ता नहीं होगी तो विकास कैसा होगा, और ये मतदाता समझने लगा है। तो मुझे लगता है इसका लाभ कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। और लंबा वक्त हो गया, बीच में मौका दिया था कांग्रेस को, वो रह नहीं पाई 2020 के बाद, तो फिर मतदाता को यही लगता है कहीं ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कांग्रेस जिस तरह से अभी आगे बढ़ रही है, जीतू पटवारी और बाकी लोग, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि इस तरह काम करते रहे तो फिर जनता को समझा पाने में शायद अगले चुनाव तक सफल हो। निश्चित तौर पर मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो संगठनात्मक शक्ति है, जिसको कमलनाथ जी हमेशा कहते थे कि लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है, तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। सिसोदिया साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी जहां चुनाव लड़ती है, मैं लोकसभा का एक उदाहरण दूं, इंदौर का, मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात मेरी हुई जो एक बीजेपी के आनुषांगिक संगठन जुड़े हुए उससे आते थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई? उन्होंने कहा उनसे तो मैं कभी मिला नहीं और न मेरी कोई इच्छा है कि मैं उनसे कभी मिलूं। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ लगे हुए हैं? उन्होंने कहा 2 महीने का ये दायित्व तो हमको मिला है, 2 महीने के बाद हम अपना, यहाँ तो हमें कमल का फूल दिख रहा है बस, आप देखें कौन है यहाँ से, शंकर ललवानी जी हैं या कोई और है, हमारे लिए तो सिर्फ कमल का फूल है, और ये हमारे राग द्वेष को हटा देता है
कि कौन व्यक्ति है, उसकी क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। जी, निश्चित तौर पर हमारे समवैचारिक कई सारे संगठन ऐसे हैं जिनका ध्येय और हमारा ध्येय एक है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, कार्य पद्धति अलग हो सकती है, पर अंततः भारत माता की जय हो, भारत माता पुनर्वैभव पर स्थापित हो, इसी विचार को लेकर जब हम काम करते हैं तो इस प्रकार के विचार को लेकर काम करने वाले कई सारे संगठन हैं जो समविचारिक होने की वजह से हमारे इस यात्रा में सहयात्री भी बन जाते हैं और कई बार हमारे गाइडेंस भी देने वाले बन जाते हैं, मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, और उन लोगों की वजह से भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन भी मिलता है और सफलता भी मिलने का काम होता है। इससे कई सारे असंख्य कार्यकर्ताओं की टोलियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, और ये चुनाव में ही नहीं अपितु जब हम रोजमर्रा के जीवन में काम करते हैं पार्टी संगठन में, तब भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है ऐसे लोगों का, और समवैचारिक इस मार्ग पर चलने में वो मदद करते हैं। बिल्कुल सिसोदिया जी, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के लोगों का भी सहयोग बिल्कुल मैं इसको समझता हूँ। सब लोगों का मिला जुला फिर एफर्ट रहता है कि हम लोग इस प्रकार की आजादी की लड़ाई में जो आदर्श कांग्रेस ने जिया, बीजेपी उस आदर्श को लेकर आगे बढ़ी। आज हो सकता है कि सिसोदिया जी के मन में कुछ बातों को लेकर पीड़ा हो, लेकिन वो एक आदर्श को लेकर समर्पित हो सकते हैं, और उनके मन में और इनके जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव है 370 आगे जाना है, समान नागरिक संहिता, बहुत सारी बातें और हैं। एक आदर्श के प्रति जब आप डिवोटेड होते हैं तो बहुत सारी खामियों को पीछे छोड़ देते हैं। कौन नेता है, हमारी नीतियां क्या हैं, मुझे क्या मिला। कांग्रेस को ये सवाल अपने से पूछना होगा, क्या वो गांधी के आदर्श को याद रखती है? क्या लाल बहादुर शास्त्री के एक समय भोजन करने का आह्वान उसे याद है? और वो खुद कितनी बड़ी पार्टी रही है और कितनी बड़ी पार्टी अभी भी है, क्या वो इन सबको भूल गई है? हाँ, अगर आप इन सबको विस्मृत कर देते हैं तो चुनौती गहरी होगी, क्योंकि आगे धन नहीं ले जाता आपको, आगे आपको ले जाते हैं आपके आदर्श, और ये आदर्श इन सारी चीज़ों पर भारी पड़ते हैं। और बीजेपी के शायद इस उत्कर्ष काल का रहस्य इन आदर्शों में छिपा हो सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दक्षिण का बॉस कौन, मतदाता मौन। नमस्कार।